Hi everyone, welcome to Vinayaka by Mansi. So today we will do class 12th history chapter 1 bricks, beads and bones. The Harappan civilization means Indus Valley civilization या कह लो इसे सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब आप इस वीडियो को देख लो। ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर कवर्ड इन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। और नोट्स का पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर देना। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, जिस तरीके से लोग रहते हैं, रहन सहन लोगों का। पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में, तीन फेमस सिविलाइजेशन थी। एक मीसोपोटामियन और एक इजिप्टियन और तीसरी थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इजिप्टियन वाली इजिप्ट की थी सिविलाइजेशन, और मीसोपोटामिया एरिया जो था उसकी सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली ही जो एक वैसी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका ओरिजिन इंडिया से था। इंडिया और ये पाकिस्तान, जो पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, यहाँ की इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी ये, इतनी बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब इसके ना, पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि उस टाइम पर भी सबसे प्लान्ड सिविलाइजेशन, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रह रहे थे लोग, उनका रहन सहन और अर्बन लाइफस्टाइल इतने एंशिएंट टाइम में जो था, ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इतने एडवांस लेवल पे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड थी और लोग आराम से कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे थे। इस तरीके से, मतलब प्लानिंग इस लेवल की थी ना उस टाइम पे भी, कि आज के टाइम में जो हम देखते हैं प्लान तरीके से जगहें बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम प्लान्ड है, सिटी एरिया में किसी जगह पे पार्क है, कहीं शॉप्स है, सब कुछ जैसे ऑर्गेनाइज्ड है। उस टाइम पर सोचो लोगों के पास कितनी टेक्नोलॉजी इस लेवल की जो आज है वो नहीं होने के बावजूद भी किस लेवल पे सिस्टम चल रहा था। ये देखो, ये मीसोपोटामिया वाली यहाँ पर थी सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्टियन वाली यहाँ पे थी, और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इसकी साइट्स है ना, मतलब जो इसके अंदर आते थी सेटलमेंट्स, जहाँ जहाँ पर लोग रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट थे, वो पाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान और इंडिया में तो थे ही मोस्टली साइट्स। ये इस कंट्रीज़ तक ये एक्सटेंडेड थी। और इनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली साइट जो एक्सकेवेट की थी, एक्सकेवेट मतलब खुदाई करी थी, जो पता चली थी पहली साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पा। दूसरी थी मोहनजोदाड़ो। अब इस पर मूवी भी आई है ऋतिक रोशन की। अब बाकी डिटेल्स भी मैं आपको अभी सारी डिटेल्स बताऊंगी, देखो। और ये जो हड़प्पा सेटलमेंट, हड़प्पा साइट थी, ये अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी खुदाई होना स्टार्ट हुई, 1921 के अप्रॉक्स में। और ये हड़प्पा कहाँ है जगह? पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, तो वो जो पंजाब एरिया आता था, उस पंजाब एरिया में जो हड़प्पा जगह थी, वो इंडस वैली की फर्स्ट साइट है जो एक्सकेवेट की गई। ठीक है, सेकंड मोहनजोदाड़ो है। और अब ये वाली साइट कहाँ आ जाती है, क्योंकि अब बंटवारा हो चुका है, तो अब ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड है मतलब पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस यानी कि सिंधु नदी, इसके किनारे, इसके अक्रॉस ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई फ्लॉरिश होना, इसलिए इसका नाम उस नदी पे पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पन कल्चर इसको इसलिए बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो खुदाई वुदाई करते हैं, हिस्ट्री और पास्ट के बारे में चीज़ पढ़ते हैं, जो भी मटेरियल्स खुदाई के टाइम उन्हें मिलते हैं, उनको स्टडी करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पास्ट के बारे में, उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने ये टर्म यूज़ करी, हड़प्पन कल्चर। अब कल्चर वो टर्म से क्या रेफ़र कर रहे थे? जो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्टाइल में उनको मिले, अलग अलग जगहों पे, एक स्पेसिफिक जगह पे, जो एक जैसे कनेक्टेड से लग रहे थे कि इस टाइम पीरियड पे ये यूज़ हुए हैं। उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ गए, जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई जो ईंटें होती है ये सब। और बीड्स क्या होती है, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं उसमें वो छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उसको बीड्स बोलते हैं। अभी दिखाऊंगी आपको पिक्चर्स से, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो हड़प्पन कल्चर है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो टर्म यूज़ करी,
इसको ना स्पेसिफिकली हम बात करें तो मैच्योर हड़प्पन फेज जो 2600 से 1900 BCE तक का जो पीरियड था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। उससे पहले का जो फेज़ था वो अर्ली हड़प्पन फेज़ था, जिसमें वो प्रॉपरली हड़प्पा सभ्यता मैच्योर नहीं हुई थी। मतलब उससे पहले जो भी सिविलाइजेशन रही, जिस तरीके का रहन सहन था, वो आ गया अर्ली हड़प्पन फेज़ में, ठीक है। ये उसका टाइम पीरियड है। और इसके बाद का जब ये फेज़ डिक्लाइन हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसके बाद के फेज़ को बोलेंगे लेटर हड़प्पन फेज। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस मैच्योर हड़प्पन फेज यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये टाइम पीरियड याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2600 टू 1900 BCE। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। अब इसमें BCE किसे कहते हैं ये भी मैंने इस पर एक स्लाइड लगाई है, वो भी आपको क्लियर कर दूंगी। इसे पता है लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है वर्ल्ड की, ब्रॉन्ज एज। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो हमने डिफरेंट एजेस में ना डिवाइड की हुई है हिस्ट्री, डिफरेंट क्लासीफाई की हुई है टाइम पीरियड में। तो ब्रॉन्ज एज के टाइम की ये सिविलाइजेशन थी, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे सिविलाइजेशन थी। सोचो आप, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान तक इसकी साइट्स हैं, तो ये कितनी एक्सटेंडेड थी, कितनी एक्सपेंडेड थी। और इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना, तो हिमालय से लेके अरेबियन सी के कोस्ट तक, ये देखो ये सारी साइट्स हड़प्पा सभ्यता की है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इतनी ज़्यादा इस लेवल पे एक्सपेंडेड थी ये सिविलाइजेशन। और मोर देन 1000 सेटलमेंट्स थी इसके अंदर, 1000 से भी ज़्यादा सेटलमेंट जहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। सम इम्पॉर्टेंट साइट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना आप एक काम देती हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपको ये काम करना है। देखो इसमें जो भी मैं साइट्स का आपको नाम बताऊंगी ना, बस आपको इस वाले मैप में सब कुछ यही मिलेगा। इस वाले मैप में देख के ना आपको ये बताना है ये साइट्स कौन सी स्टेट में पड़ रही है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में, आपको ये पता करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MCQ इस पर बहुत आ सकते हैं। फर्स्ट साइट है कालीबंगन, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ दिख रही है आपको कालीबंगन, ये रही कालीबंगन, ठीक है। और लोथल गुजरात में है ये तो मैंने एक आपको बता ही दिया है। और राखी गाड़ी ये राजस्थान में पड़ती है, ये रही। ये बाकी आपको पता करना है, आई मे बी रॉन्ग इन सम, बट ये आपको करना है राखी, ये क्योंकि आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपको फिर याद रहेगा इजीली। फिर डोलावीरा ये रही, देखो यहाँ गुजरात में। रोपड़, हड़प्पा तो मैंने आपको बताई दी है। हड़प्पा देखो कहाँ है, ये रही। इंडिया से तो देखो बाहर ही आ रही है ना, पाकिस्तान में। गनेरीवाला, चहनुडारो, सुतकारेंगडोर, मोहनजोदाड़ो, आमरी, ये देखो मोहनजोदाड़ो, आमरी, बालाकोट, और कोटजी, रंगपुर, नागेश्वर, गनेरीवाला एटसेट्रा, ये सारी इसकी साइट्स है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। और भी बहुत सारी है, हम ये आगे आगे पढ़ेंगे। ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि ये कहाँ सिचुएटेड है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो उससे रिलेटेड आर्कियोलॉजिस्ट ने ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि इतने इसके जो कि स्क्रिप्ट्स वगैरह है ना, वो अभी समझ नहीं पाए हम, डेसिफर हो नहीं पाई है कि उनका मीनिंग क्या है। तो हमने ना आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो जो इनको मटेरियल रिमेन्स खुदाई के टाइम पे मिले, उनसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, कुछ अज्यूम करी, वो हमें बताई। और हर एक ऐसा तो हुआ नहीं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक साइट यहाँ पे मिली है तो एक साथ सारी साइट्स मिल गई। सब अलग अलग टाइम पीरियड पे पता चला ना कि ओ हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक एविडेंस यहाँ भी मिला, ये यहाँ भी मिला, तो ऐसे पता चलता गया कि इसकी साइट्स कहाँ कहाँ वर्ल्ड में फैली हुई है। और धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई इसकी इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिपोर्ट दी कि हड़प्पा सील है एक, उससे इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये दूसरी ही कुछ सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हुई दिख रही है। इससे पहले की जो सिविलाइजेशंस है, चाइना में है या जो भी है, उससे रिलेटेड तो यही लग नहीं रही है, अलग सी सील है ये। तो उसने इस पर इंफॉर्मेशन गैदर करी, तब उसे पता चला कि हड़प्पा नाम की एक सिविलाइजेशन है, उसने इसका ये नाम दिया। देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई, अभी लास्ट तक आते आते आपको सब क्लियर हो जाएगा। 1875 में ये मेजर डेवलपमेंट हुई हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। फिर 1924 में क्या होता है, जॉन मार्शल उसने अनाउंस करा कि हड़प्पा नाम की एक सिविलाइजेशन है जो मैंने डिस्कवर करी है। इसको तो सिर्फ सील मिली थी अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल ने पूरी सिविलाइजेशन
है वो घोषित कर दिया, डिस्कवर कर दी, इसकी अनाउंसमेंट हो गई। फिर 1925 में क्या हुआ, मोहनजोदाड़ो में खुदाई स्टार्ट हुई। देखो अलग एक और साइट, पहले यहाँ पे सील मिली, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई, फिर मोहनजोदाड़ो साइट की खुदाई हुई, वहाँ एविडेंसेस मिले। फिर 1944 में REM व्हीलर वो डायरेक्टर जनरल बन गए ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी ये बन गए डायरेक्टर जनरल। इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें करी। जॉन मार्शल जब थे उन्होंने अपने हिसाब से करी। सबसे पहले ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर आए जॉन मार्शल, फिर REM व्हीलर। इन्होंने भी जगह जगह पे फिर एग्जीबिशन करवाई। इन्होंने कहाँ करवाई, 1946 में हड़प्पा पे खुदाई स्टार्ट करवाई। 1955 में SR राव, इन्होंने कहाँ खुदाई करी, लोथल। देखो जब भी तो पता चलती जा रही है ना साइट्स, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, लोथल इसकी साइट है, ये बहुत सारी इसकी साइट्स हैं। 1960 में क्या हुआ, फिर BB लाल एंड BK थापड़ जो थी, इन्होंने कहाँ एक्सकेवेशन करवाई, कालीबंगन में। 1974 में मिस्टर मुगल, उन्होंने एक्सप्लोर किया भवलपुर, वहाँ पे देखे एविडेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। और 1990 में RS भिष्ट ने कहाँ पे एक्सकेवेशन करवाई, धोलावीरा में। मतलब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारी साइट्स के बारे में पता चला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आती थी, ठीक है। और एक हड़प्पा में चलने वाली एक बहुत फेमस सील, उसके बारे में आपको कुछ कुछ बताती हूँ। ये किस स्टोन से बनी थी, स्टेटाइट एक स्टोन है, उससे ये बनी थी। और इसमें ना पता है एनिमल्स के डिज़ाइन बने हुए होते थे, कुछ साइंस स्क्रिप्ट के पता होते थे, जो स्क्रिप्ट अभी तक हमें समझ आ नहीं पाई है, डेसिफर हुई नहीं है। ये देखो जैसे कुछ स्क्रिप्ट सी बनी हुई है, एनिमल्स बने हुए हैं, ऐसी सील्स चलती थी, ठीक है। अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ना हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें छूट गई हैं ना, जैसे सील्स हो गई ऐसी, कुछ पॉटरी मिल गई, पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह जो भी उस टाइम पर यूज़ होते थे, ज्वेलरी मिल गई, रहन सहन के तरीके, ग्रेट बाथ वगैरह मैं बताऊंगी क्या होते। इन सब से इंफॉर्मेशन अज्यूम करके, समझ के, साइंटिफिकली कैसे ना कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन जितनी उनसे हो पाई एक्यूरेट उन्होंने दी। बाकी कुछ क्लियर इतना ज़्यादा नहीं है, और हर किसी एविडेंस के फैक्ट के पीछे उन्होंने बेसिस दिए कि ऐसा हमने क्यों माना। अब BP ये बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया, BC तो बताया था, ये बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा भी बोल सकते हैं इसको। BP होता है बिफोर प्रेजेंट, CE होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब पता है जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था ना, उसको बोलते हैं कॉमन एरा। और क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, कुछ भी बोल लो। और जो C है उसको लैटिन वर्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, बस ये समझ लो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा बोल लो या बिफोर क्राइस्ट एरा बोलो। क्राइस्ट क्यों यूज़ किया कि क्रिश्चियनिटी बहुत ओल्ड रिलीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने डेट टाइम पीरियड को डिवाइड करा कि इससे पहले का टाइम हो गया बिफोर क्राइस्ट, इसके बाद का आफ्टर डिकेड, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ये सारी इस पे रीजनिंग है। अच्छा इसको साइड में हटाते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। देखो आपको पता चल गया क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिली। हड़प्पन सील जो बहुत फेमस थी उसके बारे में आपको पता चल गया किस टाइप की होती थी, किस स्टोन से बनती थी। अब इस कल्चर जो था मैच्योर हड़प्पन कल्चर, इससे पहले का जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था ना, मतलब उससे पहले जो भी जैसे भी लोग रहे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर में तो अर्बनाइजेशन थी, अच्छे से सिस्टमैटिक वर्क था। लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें क्या फ़र्क था, क्या अलग था, जो पॉटरी यूज़ होती थी ना वो भी अलग थी, ठीक है। मतलब सामान जो भी वेसल्स वगैरह यूज़ होते थे, बर्तन वगैरह, वो भी अलग थे हड़प्पन कल्चर से। और एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म के भी वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन कल्चर से पहले भी एविडेंसेस थे एग्रीकल्चर के। पेस्टोरलिज्म मतलब चराने वाले लोग जो बंजारे होते हैं, जो अपने जानवरों को चरवाते हैं, इधर से उधर लेकर जाते हैं, उन्हें पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। तो मतलब ये काम पहले होते थे, हड़प्पन कल्चर से पहले भी होते थे। क्राफ्ट्स अलग थे हैं, और स्मॉल सेटलमेंट्स थी। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो लार्ज सेटलमेंट्स भी थी, स्मॉल भी थी, लेकिन उससे पहले के टाइम पीरियड में सेटलमेंट्स बहुत स्मॉल थी। और जैसे सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी भी थी, लेकिन इसमें क्या था, नो लार्ज बिल्डिंग्स पहले के टाइम में। अब ये हो गई अर्ली हड़प्पन पीरियड की थोड़ी सी बात। और ये ब्रेक कैसे हमने डिवाइड किया कि ये टाइम तो भाई अर्ली हड़प्पा वाला है, ये मैच्योर हड़प्पन वाला है, क्योंकि एविडेंसेस के बेसिस पे किया। एक तो बहुत ज़्यादा ना बड़े लेवल पे कई जगहों पे बर्निंग के
मतलब जले हुए होने के साइट्स के एविडेंसेस मिले। कई साइट्स ऐसी थी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम पहले ये छोड़ दी गई। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंसेस को देखते हुए ये डिसाइड किया कि ये टाइम था भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले का, क्योंकि एक प्रॉपर जो सिविलाइजेशन होती है जहाँ पे पता चलता है यहाँ भाई इससे सिस्टमेटिक तरीके से लोग रहते थे, ये एविडेंसेस है, वो तो आज आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो उससे पहले जब थोड़ा डिफरेंस दिखा चीज़ों के अंदर कि पॉटरियाँ अलग ही यूज़ हो रही है, तो ये उससे पहले का है। और डेटिंग पीरियड के हिसाब से कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से भी यूज़ करते हैं ना, कौन सी किस टाइम पीरियड की पॉटरी है, कितना टाइम हो गया इसको, तो इन बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया ये टाइम पीरियड। और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, और जहाँ पे अर्ली हड़प्पन कल्चर थे ना, वहीं पे कुछ कुछ साइट्स में ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पहले का कल्चर था वहाँ पे ये हड़प्पन कल्चर हुआ ही नहीं फ्लॉरिश, अलग जगह पे ही हुआ। उन्हीं कल्चर्स जहाँ पे पहले कल्चर थे उस पर भी कई जगहों पे हड़प्पन कल्चर बाद में आ गया। मैच्योर हड़प्पन कल्चर जिसे हम कहते हैं। अब हड़प्पन कल्चर की स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की अब हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये मैप देखो, वही साइट जो मैंने आपको बताई थी, हड़प्पा, नौशारो, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, कोटजी, आमरी, सुरकोटाडा, लोथल, है ना। ये देखो थोड़ी सी पिक्चर देखो, कैसे प्लान तरीके से बने हुए हैं घर, ऐसे ही नहीं, प्लानिंग, पूरी टाउन प्लानिंग फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ऐसे ही कुछ भी नहीं बना हुआ कहीं भी जो मर्जी, प्लानिंग के साथ सब कुछ सिस्टमैटिकली अच्छे तरीके से। ब्रिक्स यूज़ की हुई है, बर्न्ड ब्रिक्स, सनबेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और इसमें ना देखो हर चीज़, हर कैरेक्टरिस्टिक के पीछे जो रीज़न है साथ में वो भी बताऊंगी। देखो पहली बात तो वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट उस टाइम पर यूज़ होते थे, जैसे कि फ़िश भी ईट की जाती थी। अब ये किस बेसिस पे पता है, क्योंकि एविडेंस मिले कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स के और एनिमल्स के फ्लैश एनिमल्स की बोन्स के, जैसे कि ग्रेन्स यूज़ होते थे उस टाइम पे। कौन कौन से एविडेंस मिले किस किस ग्रेन के, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसेम। अब वीट होता है गेहूँ, बार्ले जौ, लेंटिल मसूर, और चना चिकपी, सीसैम तिल, इनका यूज़ होता था इन ग्रेन्स का, क्योंकि एविडेंसेस मिले इनके। और इसके मिलेट्स यानी कि बाजरा, ये गुजरात की जो साइट्स है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो गुजरात में आती है साइट्स, वहाँ पे एविडेंस मिले बाजरा के। और राइस जो था ना कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उसके ना बहुत कम एविडेंसेस मिले, बाजरा के उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिले। तो इससे क्या पता चल रहा है, राइस यूज़ होता था मगर कम लेवल पे, ज़्यादा क्या मिलेट्स वगैरह और ये सारे जितने भी ग्रेन्स मैंने बताए ये यूज़ होते थे। फ़िश भी ईट की जाती थी। और इससे एक और चीज़ क्या पता चलती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होती थी। अर्ली हड़प्पा से ही हो रही है, वो तो मैच्योर में भी हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है, ग्रेन्स वगैरह। ग्रेन्स कैसे होंगे, जब एग्रीकल्चर होगा तभी तो होंगे। और एग्रीकल्चर हो रहा है तो क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए, उसके भी एविडेंसेस है। ऑल्दो ये एकदम सर्टेनली बोल पाना कि क्या होता था वो तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो जो एविडेंसेस है उसके बेस पे क्या उन्होंने डिसाइड किया। देखो कुछ तो सील्स पर और टेराकोटा जैसी स्कल्पचर्स जो बने हुए थे उन्होंने इंडिकेट करा कि उस टाइम पे बुल यूज़ होता था, क्योंकि ऐसे एविडेंस मिले। और उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो ऑक्स होता था वो यूज़ होता था प्लगिंग के लिए, ऑक्सन। ये देखो ऐसे ऐसी चीज़ें मिली हैं उन्हें एविडेंसेस, तो प्लगिंग इस तरीके से होती थी। और टेराकोटा मॉडल्स जो हैं ऐसे मिले प्लाग के, होता है ना जिससे खुदाई होती है, प्लगिंग होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो पार्ट है। और ये इसके एविडेंस कहाँ मिले, साइट्स ऑफ चोलिस्तान एंड बानावली, जो कि बानावली कहाँ है, हरियाणा की साइट है इंडस वैली के अंदर। तो इसके प्लगिंग के एविडेंसेस इस जगह पे मिले। ये आपको पता होना चाहिए किसका एविडेंस कहाँ मिला, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात क्या पता चली, प्लग्ड फील्ड और किस तरीके से प्लगिंग होती थी ना, वो भी इनको एविडेंसेस मिले। कहाँ पे, कालीबंगन राजस्थान में, जिससे और इन्होंने ये इसको एसोसिएट किया कि ये अर्ली हड़प्पा टाइम से भी होता हुआ आ रहा है। एग्रीकल्चर तो था ही ना पहले, तो अर्ली हड़प्पा में भी ऐसा हुआ और मैच्योर हड़प्पा में भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर हुआ ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो किस तरीके से 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देखो एकदम बराबरी से राइट एंगल पे ये फरोज 2 सेट्स इनके एविडेंसेस मिले, जिससे क्या अज्यूम किया गया कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स उगाए गए एक टाइम पे, अलग अलग क्रॉप उगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो अब होती है, जिसके बारे में हम अब बात करते हैं, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखो पहले से हो रहा था, ये एविडेंसेस है। और
कैनाल्स जो होती हैं वो यूज़ की गई इरिगेशन के पर्पज से, क्योंकि उसके भी एविडेंसेस मिले हैं ज़्यादातर हड़प्पन साइट पे। कहाँ पे, और इसमें ये भी पता चला है सेमी एरिड लैंड्स होती थी तो इरिगेशन के लिए उन्होंने कैनाल्स बनाई। और कैनाल्स के जो इसके ट्रेसिस थे वो कहाँ पे मिले, एक तो साइट हो गई शोटुगाई जो कि अफ़गानिस्तान में है, और अगर हम पंजाब और सिंध में बात करें ना, पंजाब और सिंध वाली साइड जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आती है, वहाँ कैनाल्स का इतना वो नहीं मिले ट्रेसेस एविडेंसेस। क्यों नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादातर वेल्स के मिले एविडेंस, कुओं के, उससे यहाँ पर इरिगेशन होती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है अफगानिस्तान में ज़्यादा कैनाल्स यूज़ होती थी और पंजाब सिंध में इरिगेशन के लिए वेल्स यूज़ होते थे। और एंशंट कैनाल्स के वो एविडेंसेस शायद इसलिए भी यहाँ नहीं मिले, ये भी एज्यूम किया जाता है, क्या पता ये टाइम के हिसाब से थोड़ी सिल्टेड अप हो गई, बह गई, क्योंकि टाइम के साथ कैनाल्स वैसे की वैसे तो रहेगी नहीं ना, कितनी बारी सॉइल इरोजन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कैनाल थी या नहीं वो पता ही नहीं चल सकता है, तो कैसे कुछ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे। इसलिए ये अज्यूम करा है हमने कि वेल्स यूज होते होंगे, इसलिए यहाँ पे इरिगेशन अलग तरीके से हुई। कैनाल्स के तो एविडेंस अफगानिस्तान में, जहाँ एविडेंस बच गए वहाँ वो डिफाइन हो गया, जहाँ नहीं बचे उसके बारे में तो कोई बिना एविडेंस के क्या ही कहेगा, आप मानोगे भी नहीं अगर कोई कहेगा तो। और वाटर रिजर्वियर्स वो भी मिले धोलावीरा में, कि ऐसे वाटर रिजर्वियर्स भी उस टाइम पे यूज़ होते थे जो कि पानी को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर के काम आते हैं। जैसे अब होते हैं ना बाउली, अग्रसेन की बाउली जो दिल्ली में है, ऐसी ऐसी बाउली इसका भी कल्चर था उस टाइम पे, जो कि धोलावीरा में इसके एविडेंस मिले हैं, ये देखो ध्यान से, है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दे दिए करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की हमने बात करी, और क्या क्या चीज़ें थी भाई, ये तो पता है हमें, एनिमल्स भी बहुत यूज़ हो रहे थे। एनिमल्स की बोन्स मिली, कैटल की, शीप की, गोट की, बफेलो और पिग की। तो पता चला कि इन एनिमल्स को या तो शिकार होता था या इनके मीट को कंज्यूम किया जाता था। और कैटल की बोन्स मिलने से यह इंडिकेशन आई कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हुआ, मतलब उनको पाला भी जाता था, डोमेस्टिकेट किया जाता था उनको, पालतू जानवरों का भी वहाँ पर एविडेंसेस मिले उनकी बोन्स की, कि उनका भी यूज़ में लिया जाता था। और वाइल्ड एनिमल्स यहाँ तो हो गए ऐसे कैटल वगैरह वाले ये एनिमल्स, ठीक है, बफेलो वगैरह। और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि बोर, हीरा, और डियर, घड़ियाल, फिश एंड फाउल माने पक्षी, इनकी भी बोन्स बहुत सारी मिली। तो इट इज़ नॉट क्लियर वेदर, लेकिन इसमें ये बोन्स मिली है इसका मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि हड़प्पन जो थे वो इनका शिकार करते थे। क्या पता भाई ये इनका मीट जो थे वो किसी दूसरी जो हंटिंग शिकारी कम्युनिटीज़ होती थी उनसे ये लेते हो, उसकी बोन्स बच गई हो, हमें पता थोड़ी है, उस टाइम पीरियड में जाके थोड़ी हम वापस देख सकते हैं। जो एविडेंसेस हैं उसके बेस पे हम बस इतना कह सकते हैं कि इनकी बोन्स मिली, मतलब उनका रेलेवेंस कहीं ना कहीं था। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि हड़प्पन इनके शिकार करते थे, क्या पता वो किसी और से ऑब्टेन करते हो इनका मीट, दूसरी भी तो शिकारी कम्युनिटीज़ होती होंगी उस टाइम पे, यही तो एक कल्चर के पार्ट वाले लोग नहीं थे, और भी एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि और भी तो साइट्स हैं ना जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंडर नहीं आती हैं। अच्छा, ये तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए कि क्या कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, क्या ग्रेन्स यूज़ होते थे, डोमेस्टिकेशन होती थी या नहीं होती थी, क्या खाना उस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर था, और प्लगिंग कैसे होती थी, कहाँ पे किस चीज़ के एविडेंस मिले। अब आगे बढ़ते हैं, रिजर्वर्स भी आपने देख लिए, और कॉपर टूल्स, ये वाले एविडेंसेस भी बहुत मिले कि किस तरीके से औजार वो यूज़ करते थे जो इनको एग्रीकल्चर में भी यूज़ आते होंगे, हंटिंग अगर की होगी तो उसमें यूज़ आ सकते हैं, और भी डेली चोर्स होते हैं जिसमें काम पड़ जाता है, तो कॉपर टूल्स यूज़ होते थे उस टाइम पे। और फूड प्रोसेसिंग जो थी उसके लिए जो कई बार हमें पीसना होता है ना, सिलबट्टा, आपने सुना होगा सिलबट्टे पे जो चटनी बनाते हैं, उस टाइम पे यूज़ होता था ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, देखो ये रहा, जिसे सैडल क्वर्न्स बोलते हैं। और वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और कुकिंग, यानी कि बर्तन भी उस टाइम पे यूज़ होते थे, क्योंकि उसके एविडेंस भी मिले हैं। ये देखो कॉपर के बर्तन, कोई मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें। और ये जो स्पेशली अगर हम सैडल क्वर्न्स की बात करें ना, 2 टाइप के एविडेंस मिले हैं, 2 अलग अलग टाइप के, एक तो ये हो गया ये सिलबट्टे वाला, और एक हो गई चक्की। अब ये जो सिलबट्टे वाला एकदम कॉन्वेक्स शेप में बना हुआ था ये, और ये जितना भी सामान है सारा कुछ तो पत्थर से बना हुआ है, कोई कुछ किसी मेटल से, और किसी टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है वो बता देती हूँ आपको, इस चैप्टर में बहुत ये वर्ड यूज़ हुआ है। टेराकोटा होती है जो चिकनी मिट्टी होती है ना, जो बेक की हुई होती है, उससे जब आप कोई मटेरियल बना रहे हो तो वो टेराकोटा हो गया।
ठीक है, रेड कलर की भी होती है, दूसरे कलर की भी होती है, डार्क। अब जली हुई मिट्टी किस तरीके की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, जिस हिसाब से उसको बेक किया है उससे मटेरियल से बनी होती थी कुछ चीज़ें, कुछ पत्थर से बनी होती थी, कुछ डिफरेंट कॉपर वगैरह से भी वेसल्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी। अच्छा, तो सैडल कोन्स की बात करें तो दो तरीके के थे, आप इजीली तो आप समझ गए हो, एक तो ये सिलबट्टे वाला और दूसरा ये चक्की वाला। जो इनमें से फर्स्ट वाला था ना, जिसमें ये एक स्मॉल स्टोन यूज़ होता था, जिसको बार बार टू एंड फ्रो इस पे हम ऐसे ऐसे करके पीसते थे, वो तो स्पेसिफिकली यूज़ होता था सिर्फ ग्रेन्स को पीसने के लिए, कॉन्वेक्स शेप में था ये, ताकि वो ढंग से वो चीज़ें हो पाए, मड ना आए, मिट्टी विट्टी से भी दूर रहे, इसलिए कॉन्वेक्स शेप में ये बना हुआ था। और दूसरा वाला जो था वो हर्ब्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह भी एकदम चक्की सी कड़ी बनाने के लिए यूज़ करते थे, वो दूसरे वाले में यूज़ होता था सैडल कॉर्न में। ठीक है, ये तो बात हो गई हड़प्पा सिविलाइजेशन की, टूल्स की। जल्दी जल्दी देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड साइट थी ना एक्सकेवेट हुई। देखो पहली साइट जो एक्सकेवेट हुई थी वो थी हड़प्पा, दूसरी जो साइट थी, जो मेजर साइट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदाड़ो, जो कि एक्सकेवेट की गई। और प्लान्ड अर्बन स्ट्रक्चर, प्लान्ड अर्बन सेंटर के जो एविडेंसेस मिले वो यहीं पे मिले, इस लेवल के एविडेंसेस मिले। एक लोअर टाउन है, एक सिटाडेल है, ग्रेट बाथ है जहाँ पे रिचुअल बाथिंग वगैरह होती है, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस मिले, वेयर हाउस और ड्रेनेज सिस्टम, मतलब मज़ा ही आ गया, इतने अच्छे अच्छे एविडेंसेस मिले यहाँ पे। जब भी तो मूवी बनी है ना इस पे। देखो 2 सेक्शन में ये यहाँ पर चीज़ें डिवाइडेड थी मोहनजोदाड़ो में। एक तो स्मॉलर सेक्शन जो कि छोटा था लेकिन हाइयर था, ऊंचा बना हुआ था, और दूसरा लोअर सेक्शन जो कि बड़ा था। ये स्मॉल होके भी ऊंचा था और ये लोअर होके भी बड़ा था। देखो, और इनमें क्या डिफरेंस था, जो ये स्मॉल वाला था ना, जो ऊंचाई पे बना हुआ था थोड़ा, इसे बोला जाता था सिटाडेल, और दूसरे वाले को लोअर टाउन। ये लोअर टाउन पता है बड़ा किस लिए था, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लोग ज़्यादा रहते थे, नॉर्मल पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल। इसीलिए कॉमन पीपल हम हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, और जो ज़्यादा ही वीआईपी लोग होते हैं, अथॉरिटी वाले, वो कम ही होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छी लग्जरीज मिल रही होती है, तो वो ज़्यादातर यहाँ सिटाडेल में रहते थे। ये इसीलिए स्मॉल भी था क्योंकि ये लोग कम होते हैं, और ये बड़ा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था मड ब्रिक्स से, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई ईंटों से, ठीक है। और ये जो था इस पे फाउंडेशंस थी अलग तरीके से बनाई हुई थी इसकी फाउंडेशन। यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक्स यूज़ करी हुई थी अच्छे वाली, और यहाँ पे प्रॉपर वॉल्स वगैरह बनी हुई थी ताकि लोअर टाउन से पूरा अलग ये हो, दिख जाए सेपरेशन, मिक्स ना हो जाए लोअर टाउन से, पूरी डिवीजन अच्छे तरीके से हुई हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे तो भाई इतनी सारी ज़्यादा लेबर है, लेबरर्स वगैरह रहते हैं, तो इस हिसाब से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये बनाया है कि अच्छे से मोबिलाइज हो जाए, लोग इधर से उधर जा पाए और यहाँ पे इंटरफेरेंस ना करे, इस तरीके से चीज़ें बनी हुई थी। और लोअर टाउन में भी वॉल थी, वो भी वॉल्ड था ताकि सेपरेट रहे चीज़ें। ये देखो, ये है सिटाडेल वाला एरिया, और ये है लोअर टाउन। यहाँ पे भी देखो बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशंस हैं। मोहनजोदाड़ो में ये ऐसी चीज़ें प्लान्ड थी। और इस सेटलमेंट में ना जो भी एविडेंसेस मिले उसको देख के ये लगा कि इस हिसाब से इन्होंने चीज़ें बनाई हैं कि ऐसे ही बस कुछ भी आया और बनाते नहीं चले गए। पहले उन्होंने प्रॉपर प्लान किया है कि किस जगह की क्या रिक्वायरमेंट है, पहले प्लान किया और फिर अकॉर्डिंगली जैसे भी उनको लगा उन्होंने इम्प्लीमेंट की चीज़ें। और जो बेक्ड ब्रिक यूज़ हुई, कुछ सन में जो सुखाते हैं ना ईंटें, वो यूज़ की गई। और हर एक ब्रिक ना एक रेशो, स्टैंडर्ड रेशो में थी सब, ये नहीं कोई ब्रिक छोटी है कोई बड़ी है कैसे भी कुछ हो रहा है, सब कुछ प्लान्ड स्टैंडर्ड रेशो थी। हर ब्रिक की लेंथ 4 टाइम और ब्रेथ ट्वाइस बढ़ी थी उसकी हाइट से। और ऐसी ब्रिक्स हर हड़प्पा साइट में यूज़ हुई, ऐसा नहीं कि एक जगह पे किसी अलग तरीके की यूज़ हो गई और दूसरी जगह पे कुछ अलग तरीके की ब्रिक्स, सारी साइट्स पे कॉमन थी ये ब्रिक्स। और इस इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स थी ना कि आज के टाइम में इतने डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, उस टाइम की जो चीज़ें अभी तक एविडेंस मिल रहे हैं उन ब्रिक्स के, आप अभी भी यूज़ कर लो इन ब्रिक्स को, वो तब भी सही रहेंगी। इस तरीके की इतनी मजबूत चीज़ें बनी हुई थी। और सिटाडेल मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स अगर हम देखें तो वो स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, और एक लार्ज लोअर ईस्टर्न पार्ट था। जो सिटाडेल था वो किस साइड पे था, वेस्ट की साइड पे, और जो लोअर पार्ट था वो ईस्ट की साइड पे, ठीक है। लेकिन कुछ साइट ऐसी थी जैसे कि ढोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में थी, यहाँ पे ना पूरी सेटलमेंट थी, जो पूरी यहाँ की सेटलमेंट वो फोर्टिफाइड थी, ऐसे किला सा बनाया हुआ था उनको, ठीक है। और सेक्शन जो थे यहाँ पे टाउन में वो भी अलग अलग सेपरेट किए हुए थे वॉल्स से। सिटाडेल जो लोथल में था ना उसमें सिर्फ वॉल नहीं थी, वहाँ कोई दीवारें नहीं थी,
लेकिन वो बना हुआ इस लेवल पे था, ऊंचाई पे, कि वहाँ पे उन्हें लगा ही नहीं कि हमें वॉल बनाने की ज़रूरत है जो सेपरेट करे। तो यहाँ पे इन दोनों साइड्स में थोड़ा अलग चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी सब जगह पे सिटाडेल सेम थे और लार्ज लोअर टाउन सेम थे, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिक पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम इस लेवल का था ना भाई, आज के टाइम पे भी नहीं होगा। उस टाइम से, अगर आज के टाइम पे है ना, तो उस टाइम से इन्होंने शिक्षा ली होगी, इंस्पायर हो गए होंगे कि क्या ड्रेनेज सिस्टम है। राइट एंगल पे आके गलियों के ड्रेन निकल रहा है, यानी कि जो पानी की निकासी होती है, सीवर वगैरह, सीवेज सिस्टम वगैरह, इस तरीके से बना हुआ था। और हर हाउस में जो भी ड्रेन थे वो हर हाउस के पर्सनल ड्रेन्स बने हुए थे। बाथरूम में, हर बाथरूम में ड्रेन्स थे और वो कनेक्ट हो रहे थे राइट एंगल्स पे आके एक मेन ड्रेन से, जो स्ट्रीट का ड्रेन है। और जहाँ जहाँ पे भी ना ड्रेन्स थे, वहाँ पे उस घर, जिस घर से ड्रेन निकल रहा था, उस घर के उस लाइन पे ना दीवारें थी, ताकि वो ड्रेन निकलता हुआ दिखे भी ना, मतलब गंदगी ना हो उस तरीके से। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने उस टाइम पे प्लान किया हुआ था। रोड, स्ट्रीट्स वगैरह जो थी वो एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न था, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही थी। ऐसे नहीं कहीं भी जाओ गलियां आ गई है, प्रॉपर राइट एंगल्स पे थी हर जगह पे, ताकि पूरा प्लान दिखे। जब भी तो टाउन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट, देन हाउस वर बिल्ट अलॉन्ग देम। मतलब पहले तो ड्रेन्स जो थे स्ट्रीट्स पे वो उस तरीके को उसको बनाया गया, तब उसके अकॉर्डिंग हाउसेस बनाए गए, कि ताकि प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ एक दूसरे के हिसाब से चीज़ें हो, कुछ भी हौच पौच ना हो, अच्छा खुला खुला बढ़िया बना हुआ। और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर था जो वो फ्लो होता था स्ट्रीट ड्रेन्स में, मैंने आपको बता ही दिया, कनेक्टेड था। हर हाउस में एक वॉल बनी हुई थी स्ट्रीट के अलॉन्ग पे, गली के साथ साथ, ताकि ड्रेन जहाँ से भाई वो उससे सेपरेशन सी रहे थोड़ी। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, अब उसकी बात कर लेते हैं। अंदर कैसे घर बने हुए थे, देखो कोर्ट यार्ड था बीच में, यानी कि आंगन बीच में था, और बाकी साइड्स पर थे रूम्स। और यहाँ पे पता है एक और फीचर ये है कि उस टाइम पे ना प्रिवेसी का बड़ा ध्यान दिया गया भाई लोगों ने। क्यों, कैसे पता चला, जो एंट्रेंस थी ना, उससे इस जगह पे एंट्रेंस बनाएगी कि डायरेक्ट ना एंटर करते ही या गेट के पास कोई आता है तो सीधा आंगन ना दिखे, या सीधी जो मेन घर के जगहें हैं, रूम्स हैं, वो ना दिख पाएँ, प्रिवेसी पूरी मेंटेन रहे। इस जगह पे इस तरह से एंट्रेंस इन्होंने बनाया। और बीच में आंगन, चारों तरफ रूम्स। ये देखो, देख रहे हो प्लानिंग, क्या बढ़िया प्लानिंग है, बीच में आंगन वगैरह वाला सिस्टम। अभी भी देखो घर ऐसे ही बनते हैं ना, किस टाइम से, एंशियंट टाइम से चीज़ें चली आ रही है। और आंगन में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती थी, कुकिंग, वीविंग वगैरह, क्योंकि यहीं पे एविडेंसेस मिले हैं वीविंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, वेसल्स वगैरह। और प्रिवेसी का कंसर्न तो मैंने आपको बता दिया। और हर हाउस में एक अपना सेपरेट बाथरूम था, जो कि ब्रिक्स से, अच्छा खासा ईंटों से बना हुआ था, ताकि पूरी प्रिवेसी मेंटेन रहे। और ड्रेन्स भी हर बाथरूम से कनेक्टेड थे, स्ट्रीट के ड्रेन से, गली के ड्रेन से, मेन ड्रेन से। और एक चीज़ और ध्यान रखी गई कि ग्राउंड लेवल पे जो भी रूम्स हैं, वहाँ पे जो भी दीवारें हैं, वहाँ पे कोई विंडोज़ ना हो। तो ये भी एक प्रिवेसी के बारे में बताता है कि प्रिवेसी का कितना ध्यान था। और मेन एंट्रेंस मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट व्यू देता नहीं था इंटीरियर का और कोर्टयार्ड का। और ज़्यादातर हाउसेस में क्या थे, कुएँ भी थे। एक रूम ऐसा था उनका बाहर की तरफ वाला, जहाँ पे कुएँ थे, ताकि आते जाते लोग भी उसको यूज़ कर पाए। ये देखो, मोहनजोदाड़ो में टोटल 700 वेल्स थे, 700 कुएँ, एविडेंसेस के अकॉर्डिंग देखे तो। और मोस्ट एंशियंट सिस्टम बोला जाता है यार इसको। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, हाईलाइटेड वाला पार्ट है ना, वही इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। देखो, हर हाउस स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था, मेन चैनल्स इस तरीके से बने हुए थे ब्रिक्स से कि कुछ तो, मतलब देखो, जहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम होगा, अगर सारी ईंटें ही ऐसी लगी हुई हो, लूज स्टिक ना हो, तो फिर तो बड़ी गंदगी भी मच सकती है ना। ज़्यादातर अच्छे से पकी हुई वहाँ पे ईंटें यूज़ की हुई थी, फिक्स्ड थी जो, बिल्कुल ही सीमेंट बढ़िया एकदम। और कुछ लूज ब्रिक्स भी रखी हुई थी कि पहले क्लीन करना हो ना, जब भी वो हटा दो, और जब क्लीन हो जाए तो वापस लगा दो। इस तरीके से काम हुआ था। देखो, कभी कहीं कहीं पे लाइमस्टोन भी यूज़ किया गया कवर के तरीके से, कि एक जो वो गटर सा बना हुआ है उसको ढक दें, ड्रेन्स को ढकने के काम आ जाए। हाउस के ड्रेन से एक ना स्टम, एक पिट सी, एक गड्ढा सा बना हुआ था कि वेस्ट इसमें जाए पहले, और फिर जितना भी वाटर है वो उधर चला जाए। सब कुछ ऐसे ही नहीं बह रहा था, मतलब अच्छे तरीके से काम हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी दिखा इनको कि हर जगह पे जो ना, जो साइड में गंद सा निकाल देते हैं, कहीं भी अभी भी सीवर साफ होते हैं, तो कहीं कहीं जगह पे ना इस एविडेंसेस मिले कि सारा ना ऐसे ही साफ नहीं होता था,
ठीक है, जब ड्रेन साफ करते थे ना, जो भी ये सीवर वगैरह ड्रेनेज वगैरह साफ होती थी, तो डेब्रिस जो निकलता है, दूसरा जो गंद निकलता है, वो कभी कभी वहीं छूट जाता था। ठीक है, नॉट ऑलवेज काटेड, अभी सभी उसी के साथ साथ क्लियर नहीं होता था, लेकिन इस लेवल से चीज़ें हुई हुई थी ना कि भाई मज़ा ही आ गया था, समझ लो। ड्रेनेज सिस्टम की और एक और स्पेशलिटी थी कि लार्ज, ज़रूरी नहीं लार्ज सिटीज़ में ही सही से ड्रेनेज सिस्टम था, स्मॉल थी वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ही था, एकदम प्लान्ड। और लोथल में, फॉर एग्जांपल लोथल में अगर देखें तो हाउसेज जो थे मड ब्रिक्स से बने हुए थे और ड्रेन्स बने हुए थे बर्नट ब्रिक्स से, जो जली हुई नहीं होती, बर्न करके ब्रिक्स को और पक्का किया जाता है, उससे बने हुए थे ड्रेन, क्योंकि वहाँ पे तो ड्रेन निकलती है, वहाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें चाहिए। तो अकॉर्डिंगली देखो कैसे कैसे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ हुई। अब सिटाडेल की अगर बात करें, ये देखो मैप देखो सिटाडेल में क्या क्या था। वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, अभी दिखाऊंगी पिक्चर ग्रेट बाथ की, स्टूपा एरिया, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, व्हीलर्स, डीप ट्रेंच। अब सिटाडेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर के एविडेंसेस है ना कि जो पर्पस, पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हुए स्पेशल, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, गोदाम वगैरह जिसे कहते हैं। वहाँ पे लोअर जो पोर्शन था, लोअर ब्रिक पोर्शन था, वो तो अभी भी बचा हुआ है, और अपर वाला पोर्शन जो कि लकड़ी का बना हुआ तो टाइम के साथ बह गया, तो उसके एविडेंसेस भी इतने नहीं है। और ये वाला जो लोअर ब्रिक पोर्शन अभी के अभी तक भी वो वैसा ही है जगहों पे जहाँ पे भी उनकी साइड्स है। और दूसरा एक पब्लिक पर्पस के लिए जो यूज़ होने वाला था वेयर हाउस के अलावा, वो था ग्रेट बाथ। अब इसके ऐसे एविडेंसेस मिले हैं ना कि इसको देख के एविडेंसेस के बेसिस पे ये बोला गया कि ये बात ना इस तरीके से ना कि रिचुअल बात के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई भी पूजा पाठ होती है, हवन होता है, तो नहाने जाते हैं ना पहले स्नान करने, कहीं भी आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाओगे वहाँ पे नहाने जाते हैं लोग, पहले स्नान करते हैं फिर पूजा पाठ में इंडल्ज होते हैं। तो उस पर्पज से इसको देखा गया ग्रेट बात को, जो कि मोहनजोदाड़ो का बहुत फेमस पॉइंट है ये बात करने वाला और जानने वाला। आप देखोगे ना वो मूवी, उसमें इतना ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है ये ग्रेट बात, आप गूगल पे देखना। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल शेप में ऐसा था ये टैंक, और कहाँ पे था, आंगन में, कोर्टयार्ड में, और चारों तरफ वॉल्स थी इसके। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थे, नॉर्थ साइड पे सीढ़ियाँ थी और साउथ साइड पे थी जो टैंक की तरफ जा रही थी। वाटर टाइटेड सेटिंग थी ब्रिक्स की, कि पानी लीक ना हो, इस तरीके से ब्रिक्स यूज़ की गई थी किनारों पर भी, और जिप्सम यूज़ किया था कि पक्की तरीके से चीज़ें रहे। और 3 साइड पे तो इसके रूम थे, और उनमें से एक में एक बड़ा कुआं भी था, और वाटर जो था टैंक में वो फ्लो हो जाता था बाद में टैंक से निकल के एक बड़े से ड्रेन में, जो कि फिर वही स्ट्रीट में जाके स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था। और ये मैंने आपको बता ही दिया, रिचुअल बात के लिए ये यूज़ होता था ग्रेट बाथ, इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये बना हुआ था। अभी पर्सनल एक बंदे का तो होगा नहीं, तो बहुत सारे लोग इसमें नहाते होंगे, रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया गया। और अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ, और जो नॉर्थ की तरफ से लेन जा रही थी, जो गली सी जा रही थी, वहाँ पे एक स्मॉल बिल्डिंग भी बनी हुई थी जिसके अंदर 8 बाथरूम थे, जिसमें 4 एक तरफ थे बाथरूम कॉरिडोर के और 4 दूसरी तरफ थे। और सबके जो ड्रेन्स थे पर्सनल उस बाथरूम में, वो कनेक्टेड थे मेन ड्रेन से। इतना मतलब भाई प्लानिंग की दाद देनी पड़ेगी। और अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बात करें, अगर कि क्या सोसाइटी में भेदभाव भी था या कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट थी लोगों के लिए, तो उसके एविडेंसेस लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता है किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करके किया। ब्यूरियल्स देखे कि कैसे दफनाते थे, कैसे जब इंसान मर जाता है तो वो उस टाइम पे कैसे प्रैक्टिसेस यूज़ हुई, क्या किया जाता था। इसको देख के पता लगा कि अगर इसमें कुछ डिफरेंस मिल जाए तो हम पता करें कि क्या डिफरेंसेस थे। और उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, लग्जरीज देखी, जो लग्जरी आइटम्स उनको मिले कि ये क्या हर जगह पे मिल रहे हैं या कैसे, मतलब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि क्या डिफरेंसेस थे, क्राफ्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और कौन उनको कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस है, कितना ज़्यादा कॉमन है। उस बेसिस पे इन्होंने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, सोशल डिफरेंसेस अज्यूम करने की। और सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पे प्रोड्यूस होती थी चीज़ें, वहाँ पे से एविडेंसेस दिए, देखे, ऑब्जर्व किया। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्होंने सोशल डिफरेंसेस के बारे में चीज़ें बताई। जैसे कि सबसे पहले आते हैं ब्यूरियल्स पे, जब दफनाया जाता है एक इंसान को मरने के बाद, तो एक तो ये पता चल गया उस टाइम पे दफनाया जाता था, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स से कुछ डिफरेंसेस जो मिले, उनमें से एक ये है कि जो मर जाते थे ना लोग, उनको ऐसे गड्ढे से में, पिट में जैसे दफनाते हैं, कब्र उसके अंदर दफनाते थे। एक ये बात पता चली इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इन पिट्स में भी ना थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे, मतलब सारी पिट्स एक जैसी नहीं थी, कुछ में ऐसे
थोड़े साइड में खोखले से बने हुए थे, साइड में ना ईंटों से एक पूरी लेयर बनी हुई थी चारों तरफ। कुछ में थोड़ा अलग डिफरेंस था, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते, इससे यही पता चल रहा है कि भेदभाव हो रहा है, डिफरेंसेस थे सोसाइटी में। क्या पता वो बनाते टाइम एकदम एग्जैक्ट उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना दिया हो कुछ चीज़ों पे, कोई कैसे बना दी कोई कैसे बना दी, एविडेंस एकदम श्योरली नहीं बोल सकते ना कि भाई डिफरेंसेस ही थे तभी अलग अलग बने हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्रेन्स में ना, इस ग्रेव्स में कई बारी ना पॉटरी भी मिली, ह्यूमन की बोन्स के साथ साथ क्या मिला, सामान, पॉटरी, ये जो बर्तन वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स मिले, कई ज्वेलरी वगैरह। और इस बेसिस पे पता है कि ये बिलीफ माना गया कि ये इसलिए रखते होंगे, ये लोग मानते होंगे हड़प्पा के लोग कि ये सामान ना आफ्टर लाइफ में, मरने के बाद यूज़ करेंगे ये लोग, तो इसलिए रख देते थे। मतलब उस टाइम पे मानते होंगे भाई कुछ लोग, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अज्यूम किया। ये देखो ऐसी ज्वेलरी यूज़ होती थी, बीड्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, ये देखो इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स यूज़ होते थे, बीड्स वगैरह। और ये पॉटरी, क्या बर्तन थे देखो किस तरीके के, ग्रेव्स में मिले ये कई, और वैसे भी और जगहों पे भी एविडेंसेस मिले। और ज्वेलरी, मैन की हो चाहे वुमन की, दोनों ज्वेलरी पहनते थे, क्योंकि दोनों की ग्रेव्स में एविडेंसेस मिले हैं ब्यूरियल्स में ज्वेलरी के। और हड़प्पा सिमेट्री में जब एक्सकेवेशन हुई थी मिड 1980s में, तो वहाँ पे तो एक मेल के स्कल, जो मेल होता है ना, उसकी जो खोपड़ी होती है, उस पर ज्वेलरी मिली, माइक्रो बीड्स से बनी हुई, एकदम जैस्पर स्टोन यूज़ हुआ हुआ, जिसको सेमी प्रेशियस स्टोन माना जाता है। 3 शेल की रिंग्स उसमें थी, एकदम ऐसा ऑर्नामेंट उसने मिलने पहना हुआ। तो मतलब लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उस टाइम पे ज्वेलरी पहनते थे। पहले के टाइम पे तो राजा महाराजा भी पहनते थे। इन सम इंस्टेंसेस, और कुछ इंस्टेंसेस में अगर देखें तो जो डेड थे उन पे कॉपर का शीशा, देख रहे हो भाई, शीशा भी ब्यूरी किया हुआ था। तो अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें ना, तो कंक्लूजन ये निकाला आर्कियोलॉजिस्ट ने कि हड़प्पा में चीज़ें मिली ब्यूरियल्स में, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो प्रीशियस चीज़ें थी। वो हमेशा डेड के साथ, जो लोग मर जाते थे उनके साथ ब्यूरी करते थे। बस कभी कभी कुछ जगहों पे चीज़ें मिल गई कि चलो ये आफ्टर लाइफ में इनके काम आ जाएगी, या ज्वेलरी, जो कुछ क्या बिलीफ होगा पता नहीं, बट ये एविडेंसेस मिले। और लग्जरी की अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट ने ना आर्टिफैक्ट्स, जो भी चीज़ें मिली, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो गया यूटिलिटेरियन, एक हो गई लग्जरीज। यूटिलिटेरियन मतलब जो रोज़ के काम में यूज़ होने वाली चीज़ें हो गई, डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स, जो ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स से भी नहीं बने हुए थे, जैसे मिट्टी से बने हुए हैं, पॉटरी वगैरह, ये सामान आ गया इसमें। और लग्जरी में क्या आ गया, जो लग्जरी क्यों मानी गई उन चीज़ों को, क्योंकि एक तो वो बनी तरीके से थी, टेक्नोलॉजी से थी, जो बड़ी डिफ़िकल्ट था उनको बनाना। कुछ मटेरियल्स ऐसे यूज़ किए जो बड़े मुश्किल थे मिलना, तो वो लग्जरी आइटम में आ गए। जैसे कि ये फियांस मटेरियल था एक, जिससे ऐसे लिटिल पॉट्स बने जो लग्जरी में माने गए। ठीक है, ये फियांस मटेरियल था जो ग्राउंड सैंड से और सिलिका को मिक्स करके बनता था, कलर यूज़ करके, गम यूज़ करके, पूरा फायर वायर करके ये बनता था, इसलिए इसको लग्जरियस माना जाता था। और कुछ केसेस ऐसे थे जो कंफ्यूज भी करते हैं, जैसे कि स्पिंडल वॉल्स, जो वो करते हैं ना, वीविंग वगैरह में काम आती है। ये देखो स्पिंडल वॉल्स, ये पता है एक कॉमन डेली यूज़ मटेरियल है, लेकिन ये भी कभी कभी ना रेयर मटेरियल फियांसे जैसे से बना हुआ था। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, भाई इसको लग्जरी माने या इसको डेली यूज़ यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट माने। अब आप बताओ, आप इसको क्या मानोगे? तो मतलब क्लियर नहीं है भाई। देखो, जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली उन्होंने हमें बता दी, और हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। इसी तरीके से लिख देना। ये भाई हम पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके एविडेंसेस यहाँ मिले और ऐसे मिले, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन उस टाइम पे कैसे होती थी? अगर मोहनजोदाड़ो साइड की हम बात करें, 125 हेक्टेयर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब इतना एरिया यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, जिसके अंदर बीड मेकिंग हो गई, जो अभी ये ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, ये बनता था। शेल कटिंग होती थी, जो शेल्स वगैरह भी इसमें यूज़ होते हैं। मेटल वर्किंग होती थी, मॉडिफाई करना मेटल को, अलग अलग शेप देना, सील्स बनाना जिसपे एनिमल्स के साइन है, ये सारी चीज़ें, वेट्स बनाना जो सील्स को, ज्वेलरी को वे करने में काम आते थे, ये सारी चीज़ें क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर आ जाती है। मोहनजोदाड़ो में 125 हेक्टेयर एरिया में होती थी। और कई वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ हुए बीड्स को बनाने में, जैसे कि स्टोन्स। कौन सा स्टोन? जेस्पर, मैंने आपको बताया था। एक तो वो कार्नेलियन जो रेड कलर का था, और ये पता है रेड कलर का स्टोन था जो, इसको ना येलो कलर के रॉ मटेरियल को फायर कर करके, प्रोडक्शन के लेवल होते हैं ना अलग अलग, हर लेवल पे इसको अपने हिसाब से बर्न कर करके इसका रेड कलर आता था, जो फिर बीड्स में यूज़ होता था। और एक जेस्पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और कॉपर मेटल भी यूज़ होता था, ब्रॉन्ज और गोल्ड भी यूज़ होता था, जिसके एविडेंसेस भी मिले हैं। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी मिली लोथल वाली साइट पे,
जो पता चला क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये यूज़ होती थी ड्रिल्स। और चन्हू दाड़ो जो जगह है और धोलावीरा में है, यहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंसेस मिले। नागेश्वर एंड बालाकोट जो जगह, ये स्पेशलाइज सेंटर माने गए कि शेल ऑब्जेक्ट बनते थे यहाँ पे, ये याद रखना है आपको पॉइंट, नागेश्वर और बालाकोट शेल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बैंगल्स बनी यहाँ पे, लेडल्स, एंड यहाँ पर जो चीज़ें बनी थी ना, जो बनती थी वो फिर अदर सेटलमेंट्स में भेजी गई, क्योंकि एविडेंसेस इस तरीके के मिले हैं। यहाँ पे ज़्यादा लेवल पे बनी, फिर अलग अलग जगहों पे भी इन सामानों के एविडेंसेस मिले। और कहीं और कंट्रीज़ में भी ये, मतलब जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी इनकी ट्रेडिंग वगैरह एक्सचेंज, ये दूर और भी जगहों पे इसके एविडेंसेस मिले कि वहाँ तक हड़प्पा के वो मिले हैं एविडेंसेस, जहाँ पे सिविलाइजेशन थी भी नहीं, तो मतलब एक्सचेंज चलता था अदर कम्युनिटीज से भी। फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब पूरा जब प्रोडक्ट बन जाता है उसे बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कि बीड्स वगैरह, वो वहाँ पे कहाँ पे मिली, चाहनू दाड़ो में और लोथल में, जो कि लार्ज सेंटर ऑफ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भेजे जाते थे, फिर बनते थे यहाँ और वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होते थे। और टेक्निक्स ऐसी यूज़ की गई थी बीड्स की कि जिस तरीके का मटेरियल है उसको बनाने की टेक्निक उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे कि अगर स्टेटाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है, तो उसकी शेप्स भी बहुत सारी अलग अलग शेप्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसकी जब भी जिसमें भी ये वाला मटेरियल यूज़ हुआ है ना, उसमें अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस मिल गए। लेकिन जो वहाँ पे मटेरियल यूज़ हो रहा है बड़ा हार्ड स्टोन, वहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्रिकल सी शेप मिली, स्क्वायर, सर्कल, वो जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मिल सकती है शेप, वैसे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाई उनमें, क्योंकि हार्ड स्टोन था स्टेटाइट का, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ है। ये देखो ये रिडिज़ाइनिंग, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स देखे, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स वगैरह, अनफिनिश्ड कुछ पूरे बने हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जहाँ जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पूरे बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ तो हमें ये पता चल जाएगा ना यहाँ ये यूज़ होते होंगे, लेकिन जहाँ पे अधूरे ऑब्जेक्ट्स भी उनको मिले जो बनने के प्रोसेस में थे, आधे बने हुए हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल जहाँ मिला वहीं पे तो हमें पता चलेगा ना सामान बनाने का काम होता होगा। तो ऐसे इन चीज़ों के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि ये थे सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ये जगहें। और वेस्ट मटेरियल में तो भाई बहुत अच्छी चीज़ एक ये थी कि वेस्ट मटेरियल को तो जो लार्ज वेस्ट हो जाता था ना, उससे कई बार छोटे ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए जाते थे कि चलो ये वेस्ट बच गया तो इससे कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना ले छोटे वाले जो काम के हों। और अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर, अब इन छोटे छोटे सेंटर्स के अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन जो थी ना लार्ज स्केल में, लार्ज सिटी जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी होती थी। ऐसा नहीं है सिर्फ जो मैंने आपको साइट्स बताई हैं अभी वहीं होती थी, यहाँ पे भी होती थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। क्या कुछ चीज़ें वहाँ बनती होगी तो कुछ चीज़ें वहाँ, जो जहाँ पर लैक कर रही थी वो उधर वो ट्रांसफ़र होती थी। बुल्स वगैरह का एविडेंस तो मिल ही गया, क्या पता भाई बुल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट भी करते हों, यू नेवर नो। स्ट्रैटेजीज जो प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स के लिए, मटेरियल जो भी प्रोड्यूस करते थे क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते थे, अब वो हम बात कर लेते हैं। देखो दो तरीके के मेथड से क्राफ्ट जो मटेरियल है वो लेते थे, प्रोक्योर करते थे, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज़ करते थे। पहला, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरतुगाई, इन जगहों पे इन्होंने सेटलमेंट्स बना ली। दूसरा, they might have sent expedition to areas such as खेतरी region of राजस्थान for copper and South India for gold। मतलब जहाँ पे भी सेंटर है भाई, ज़रूरी तो नहीं है सारा रॉ मटेरियल आपको वहीं पे मिल जाएगा, दूसरी जगहों से भी आपको सामान लेना पड़ेगा ना। तो वो कैसे मिला, एक तो जो ये जगहें हैं मेन जहाँ पे ये मटेरियल मिलेगा वहाँ पे सेटलमेंट्स बना लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन की, एक तो ये ऑप्शन करा इन्होंने। दूसरा, किसी को भेजा सामान लेने के लिए, जैसे खेतरी रीजन राजस्थान का कॉपर के लिए बहुत फेमस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ से इन्होंने मंगाया कॉपर। साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत फेमस था तो वहाँ से उन्होंने एक्सपेडिशंस करी गोल्ड के लिए, ठीक है। ये देखो कॉपर वेसल्स और ब्रोन वेसल्स के एविडेंसेस भी हैं। और ये रे देखो एविडेंसेस, जो टूल्स यूज़ होते हैं उसको मटेरियल को बनाने में, किसी भी चीज़ को क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो काम आते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो उसी की साइट है वहीं से ये सामान मंगाए गए, कुछ उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा भी जो साइट्स है दूसरी सिविलाइजेशन में भी जो आती हो, दूर की जो फार ऑफ कंट्रीज़ में भी हो सकती है, वहाँ से भी सामान मंगाए गए। जैसे नागेश्वर और बालाकोट है, यहाँ पे क्या फेमस था, शेल, यहाँ पे शेल मिल जाते थे। शोरतुगाई में जो कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी दूर, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं, यहाँ से क्या लिया गया, लैपिस लजूली। 11th में आपने पढ़ा होगा, ब्लू सा मटेरियल मैंने आपको दिखाया था स्टोन, वो बहुत प्रीशियस माना जाता था, यहाँ पे वो मिलता था। और लोथल में यहाँ पे क्या मिलता था, कैरनेलियन, जो मैंने आपको बताया ना एक ये भी स्टोन यूज़ किया जाता था।
और मेटल मिलता था बाकी का वो राजस्थान के अंदर। और एक्सपेडिशन जो खेतरी रीजन में भेजी, साउथ इंडिया में भेजी, वहाँ पे कम्युनिकेशन होती थी लोकल कम्युनिटीज़ से, उनसे बातचीत करके सामान वहाँ से ले लेते थे, एक्सचेंज में उनको और सामान भी दे देते थे। और यहाँ पे ना खेतरी रीजन में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर चलता था, जो कि नॉन हड़प्पन कल्चर था। यहाँ पे जो सामान यूज़ होता था ना, वो हड़प्पा कल्चर में जो यूजली पॉटरी यूज़ होती है वो नहीं यूज़ होती थी। एविडेंसेस यहाँ पे दूसरे मिले। और यहाँ पे ना लोगों के पास अलग ही लेवल की वेल्थ थी। किस मामले में? कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बहुत थे। तो इससे ये पॉसिबिलिटी मान जाती है कि यहाँ के लोग ना सप्लाई करते थे कॉपर को हड़प्पन लोगों के लिए, क्योंकि वो तो यूज़ करते थे ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे ही थे। और इनका ना दूर दूर तक लैंड से भी, जो बहुत दूर दूर जगह हैं वहाँ से भी कांटेक्ट था हड़प्पन पीपल का। कैसे पता चला? अभी देखो, ओमान में ये मिला है हड़प्पा का जार। यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं भी थी, लेकिन यहाँ पे जार मिला, तो मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज चलता था। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन जार। मतलब यहाँ पे एविडेंसेस इस तरीके से मिले कि एक कॉमन ओरिजिन मिल रहा है इस जार का, जिसमें थिक लेयर है ब्लैक कलर की क्ले की। और कहाँ पे मिली? ओमानी साइट में, ठीक है। और इसकी कोटिंग पता है ब्लैक कलर की क्यों होती है? ताकि भाई लिक्विड इससे लीक ना हो, इस तरीके से बनी हुई थी चीज़ें। हड़प्पा में पॉसिबली एक्सचेंज किए हुए थे सामान, ये बर्तन एक्सचेंज होते थे ओमानी कॉपर के लिए। ओमान से कॉपर लेते थे और वेसल्स दे देते थे। मतलब इनका एक्सचेंज चलता था, जिसको जो ज़रूरत है वो एक्सचेंज हो जाता था अपने बार्टर सिस्टम की तरीके से। सुमेरियन टेक्स्ट में भी चीज़ें बताई गई कि ट्रेड रिलेशन थे। भाई मेलुहा एक जगह है जो कि इंडस रीजन को नाम दिया गया सुमेरियन टेक्स्ट में, तो बोला कि ट्रेड रिलेशन से। और सुमेरियन कल्चर कहाँ पे था, उसका कनेक्शन मेलुहा से जोड़ रहे हैं, जो कि इंडस रीजन में आता है। तो मतलब अगर उसमें जिक्र हो रहा है उनके टेक्स्ट में, तो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस थे, ये एविडेंसेस मिले। शोरतुगाई एंड मुंडीगाग वर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जो कि कहाँ थी? अफगानिस्तान की। वहाँ पे एविडेंसेस मिले, तो हमने बताया कि भाई इसकी साइट्स यहाँ तक भी फैली हुई है। देखो, सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू, जो सुमेरियन टेक्स्ट थे उसमें और क्या चीज़ें पता चली कि दिलमुन बरहन एंड मकान मकरन कोस्ट, सूसा एंड उर, ये जो जगह है मेसोपोटामिया की, यहाँ पे भी हड़प्पा की सील्स मिली। बताओ, तो कनेक्शन देखो किसी तरीके से हड़प्पन सील्स का यूज़ होता होगा ना, एक्सचेंज करते होंगे, क्या पता क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। तो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन, कितनी ज़्यादा वास्ट और लार्ज और कितनी रेलेवेंट सिविलाइजेशन रही होगी। पता है मेलुहा मेसोपोटामिया में मिथ था एक, कि हाजा बर्ड है जो पीकॉक जिसे बोलते हैं, हाजा बर्ड बोलते थे इसको ये मेसोपोटामिया में, कि इसकी जो आवाज़ है ना ये रॉयल पैलेस में सुनी जाती है। ये एक मिथ सा चलता था, जो मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, कुछ मिस नहीं होगा इसमें। तो इन एविडेंसेस से क्या पता चला कि ये कम्युनिकेशन जो थी ओमान से भी थी, बहरैन से भी थी, और मीसोपोटामिया से भी थी। और किस तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे ये सामान एक्सचेंज होता था? ऑब्वियसली उस टाइम पर ये सड़कें इस लेवल की, क्या पता रोड ट्रांसपोर्ट इतना ना हो, ऑब्वियसली नहीं ही था। सी से ज़्यादा काम होते थे, क्योंकि सील्स वगैरह पे भी ना बोट्स वगैरह की इनको इमेजेस मिली, तो ये यूज़ होता होगा रॉ मटेरियल्स इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, जाने के लिए, सामान भेजने के लिए। तो सी से ज़्यादातर कनेक्शन था इन साइट्स का, इन सिटीज़ से। और मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेयरर्स भी बोला जाता है। ये चीज़ भी एक मैंने आपको बता दी है, याद करने वाली है। ये देखो, एक पर्शियन गल्फ राउंड सील मिली बहरैन में, जिस पे हड़प्पन मोटिव्स बने हुए हैं, हड़प्पा में जैसे सील्स पे यूज़ होते हैं। और लोकल डिलमन वेट्स फॉलोड द और वहाँ पे जो लोकल डिलमन्स थे ना, जो वेट्स यूज़ करते हैं ना हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो वेइंग के लिए, चीज़ों को तोलने के लिए सामान यूज़ होता था, वही स्टैंडर्ड्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं, बताओ, बहरैन में। और ये देखो, एक सील ऐसी मिली एविडेंस जहाँ पे बोट बनी हुई है प्रॉपर। और सील्स और स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, स्क्रिप्ट यानी कि वही जो जिस तरीके से वो लिखते हैं, लेटर्स जो यूज़ होते हैं, जो अभी हम समझ तो पाए नहीं है सारी चीज़ें ढंग से, लेकिन ये एविडेंसेस मिले हैं उनके। एक सील मिली रोपड़ में, देखो इस तरीके से बनी हुई, एक ये ऐसे लेटर्स मिलते हैं, ये सील्स पे देखो कैसे बने हुए हैं डिज़ाइन। और इन सील्स की कुछ बात करें अगर हम डिटेल में, तो ये पता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी, कि ज़्यादा दूर दूर तक जब कम्युनिकेट करना है तो इस सील पे डिज़ाइन बना के फिर वो सील्स भेज देते थे, या जो भी है ट्रांसफ़र हो जाती थी बातें। कैसे बताया? देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि कहाँ पे बहरैन में भी जाके हड़प्पा की सील्स मिली है। तो एक तो ये सील्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। दूसरी बात,
व्हेन अ बैग ऑफ गुड वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट्स माउथ वाज टाइड विद अ रोप। जब भी कोई सामान, चीज़ों से भरा हुआ सामान का बैग एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसका जो ओपनिंग होती थी उसको रस्सी से बांध दिया जाता ताकि सामान गिरे विरे ना। एक ये एक स्पेशल बात है भाई, ज़्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन फिर भी बताने वाली है। और जब नॉट लगाते थे उस पर, गांठ मारते थे, तो वेट चिकनी मिट्टी से उसको फिक्स कर देते ताकि ये बाद में खुले ना। ठीक है। और वन और मोर सील्स उस पर प्रेस कर देते, जैसे अब होता है ना एकदम ठप्पा लगा दिया ये इस जगह से इस कंपनी का है, एक इम्प्रेशन सा छोड़ देते थे कि यहाँ का ये है, मतलब डिटेल दे देते थे भाई। इफ़ द बैग रीच्ड विद इट सीलिंग इंटैक्ट, और अगर बिल्कुल सील ठीक ठाक ऐसी लगी लगाई जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी, इसका मतलब है कि वो सामान ख़राब नहीं हुआ, किसी ने बीच में चोरी नहीं की, कुछ भी ये खिलवाड़ नहीं हुआ है सामान के साथ। तो मतलब प्रॉपर एक एविडेंस रहता था, सब चीज़ प्लानिंग वाले तरीके से होती थी। और सीलिंग इस्टेब्लिश्ड, और जिस तरीके की सील लगाते थे वो उस पर जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होते थे वो यही तो बताते हैं, जिसने भेजा है उससे पता चल रहा है कि किसने भेजा है। तो आइडेंटिटी हो जाती थी एक तरीके से सेंडर की। तो ये सील्स के यूजेस थे। और हड़प्पा सील जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी एक, और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हड़प्पन सील्स जो थी यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग, एक लाइन सी बनी होती थी जिस पर लिखा रहता था कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, कभी एनिमल मोटिव्स के थ्रू या कभी किसी तरीके से स्क्रिप्टिंग के थ्रू लिखी रहती थी चीज़ें। और उस पर नाम लिखा रहता था, टाइटल रहता था ओनर का जिसने भी सील बनाई है, जिसने भी सामान भेजा है। और सील के मोटिव मेन थीम थी, मैंने बताई दिया, एनिमल्स के वो होते हैं ज़्यादातर इन पे, जिस पर कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं। इस तरीके से चीज़ें बनी हुई थी। और कुछ ऐसी थी जिसके मीनिंग समझ आ गए, कुछ जो अभी तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, काम चल रहा है जिस पे आर्कियोलॉजिस्ट का। और कुछ सील्स जो थी वो आइडेंटिटी, मैं ये बता चुकी, सेम बात रिपीट करते हो यार तुम भी कभी कभी। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस थी जो शॉर्ट थी, जो भी इसमें इंस्क्रिप्ट होता था ना सील्स में हड़प्पा में, वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट होती थी, बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ नहीं होती थी। और स्क्रिप्ट में ना अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं होते थे जैसे ABCD वाले, मोटिव्स यूज होते थे, एनिमल के डिज़ाइन या कोई ऐसे साइंस, अल्फ़ाबेट्स नहीं थे। रिटन राइट टू लेफ्ट, और कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है ना लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, यहाँ से शुरू होते हैं उल्टे साइड से राइट की तरफ, लेकिन ये कैसी हड़प्पा स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, जैसे अब हम प्रेजेंट में लिखते हैं। मैनी साइंस वर यूज्ड एंड दे आर अराउंड 375 एंड 400 इन नंबर। मतलब जो मैंने बताया ना, देखो अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ होते नहीं थे, साइंस यूज़ होते थे। 400 तक डिफरेंट साइंस के एविडेंसेस हैं। स्क्रिप्ट स्टिल रिमेन्स, ये तो मैंने बता ही दिया, अभी तक हमें पता ही नहीं चल पाया कि मतलब क्या है। देखो 400 साइंस, इंडस साइंस है, कुछ ऐसे ऐसे। और वेट्स जो यूज़ होते थे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। जब एक्सचेंज होता था सामानों का, स्टोन्स का, तो कुछ तो वेइंग होगी ना, जिस हिसाब से सामान भेजेंगे, कितना मंगाया कितना नहीं मंगाया, वेट तो करना ज़रूरी है। तो वेट के लिए वेट्स बनते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के टाइम पे, ये भी बनते थे। और किससे बने होते थे ये वेट्स? स्टोन से, पत्थर से, कि कौन सा कितना भारी है उस हिसाब से सामान भेजा जाता था। और इन्हें क्या बोला जाता था? चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन, जर्नली क्यूबिकल एंड नो मार्क। नहीं, इस पर कोई मार्क नहीं होता, और क्यूबॉइड शेप में ये होते थे स्टोन। जैसे अब सिलबट्टे वगैरह होते हैं ना, आप सब्जी लेने जाओगे, सिलबट्टे कह रही हूँ, वो बट्टे, तो वो तोलते हैं उसमें अपने, अब तो वैसे आ गए ऑटोमेटेड से, जो पहले बिल्कुल प्रॉपर चलते थे, अभी भी होते हैं वो, उस टाइप के वो यूज़ होते थे वेट्स। और जो लोअर वेट्स होते थे छोटे छोटे वाले, जैसे कि 1 वाला हो गया, 2 वाला, 4, 8, 16, 32 वाले, ये जो होते थे छोटे छोटे, ये ज्वेलरी और बीड्स को वे करने के काम आते थे। और जो ज़्यादा हो गए बड़े बड़े, वो डेसिमल सिस्टम भी यूज़ करते थे, मतलब बिल्कुल ही स्पेसिफाइड भी चीज़ें थी, एक डेसिमल भी वे करने का सिस्टम बना हुआ था। और अब ये सारी चीज़ें हो गई सील, स्क्रिप्ट और वेट्स की बात। अब एंशिएंट अथॉरिटी, उस टाइम पे अथॉरिटी किसकी चलती थी भाई? हर जगह एक राजा होता है, सब कुछ होता है, जो अथॉरिटी वाले बंदे होते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़ा है, फ्रांस में पढ़ा है भाई, फ्यूडलिज्म चलता है, ये सब होता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसकी अथॉरिटी थी? अब ये जान देखो, देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। देखो इतनी बड़ी सोसाइटी है भाई, अब ये तो हो नहीं सकता इतनी बड़ी प्लानिंग किसी एक लीडर के बिना हो जाए, है ना। लीडर तो वहाँ पे करने वाले लीडर्स तो होते ही होंगे, जब जाके ये सोसाइटी इतने अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से चली होगी। तो लेकिन ये क्या एविडेंसेस हैं जिससे हम बोले कि इसका राज चलता था भाई? क्या पैलेस होते थे, क्या किंग्स होते थे? तो पता है, जो एविडेंस मिले एक प्रीस्ट किंग की फ़ोटो, तो उससे बताया गया कि एक प्रीस्ट किंग होता है, उस टाइम पे होता था।
लेकिन कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला इस फेवर में कि वहाँ पे भाई राजा होते थे, उसके किले होते थे, प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये मूर्ति सी मिली प्रीस्ट किंग की, जिससे ये अंदाज़ा लगाया कि प्रीस्ट किंग होता होगा भाई जो डिसीजंस लेता होगा। एक स्टैचू मिला यही वाला, जिस पे यही बोला गया, नाम दे दिया गया प्रीस्ट किंग का। किंग की तरह ही लग रहा है, देखो ये प्रॉपर। और कुछ लोगों के अलग आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ और कहते हैं, कुछ कहते हैं कि भैया नहीं, कोई किंग विंग नहीं था, पॉलिटिकल पावर जो थी आपस में चुन के किसी ने डिसाइड किया होगा। कोई पॉलिटिकल लोग होते होंगे जो सिटाडेल में रहते होंगे, क्योंकि सिटाडेल बना हुआ इसी सबसे बना हुआ है ना कि लोग भी अलग अलग तरीके के डिवाइडेड क्यों है, अथॉरिटी के बेसिस पे, या कुछ कॉमन पीपल और बाकी वीआईपी वाले, वो उन पे अथॉरिटी या पॉलिटिकल पावर्स है ना डिसीजन लेने की। कोई वो कह रहे कि भाई कोई किंग विंग नहीं था, कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो पॉलिटिकल पावर थी जिनके पास, और कुछ नॉन कॉमन लोग थे। और कोई कह रहे भाई ये नहीं, राजा था और राजा के जो लोग थे वो रहते होंगे सिटाडेल में। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, मैनी व्यूज़ आर देयर कि सेंट्रल अथॉरिटी आखिरकार थी किसी। कुछ कहते हैं कि भैया हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर ही नहीं थे, सबका इक्वल स्टेटस था। और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई एक सिंगल रूलर नहीं था उस टाइम पर, लेकिन बहुत सारे अलग अलग रूलर्स थे। और मोहनजोदाड़ो में तो एक सेपरेट रूलर था, और हड़प्पा में एक सेपरेट रूलर था, धोलावीरा में एक सेपरेट रूलर था। ये चीज़ें थ्योरीज चल रही हैं लोगों की। और कुछ और ही कहते हैं कि भैया नहीं, एक ही सिंगल स्टेट थी, अलग अलग कुछ नहीं था, क्योंकि सब जगह पे सारी चीज़ें सेम ही है। तो एक हर बंदा अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है चीज़ें। मोदी आ गया, उसने नाम जगहों के चेंज कर दिए कि उसके टाइप का आर्किटेक्चर अलग है, कोई और आएगा वो अपने हिसाब से चीज़ें बताएगा। तो सिमिलैरिटी है ना सब में, तो रूलर्स अलग अलग नहीं होंगे, सब एक ही रूलर होगा भाई। कुछ एक ये थ्योरी आ गई है। और लास्ट ओपिनियन जो है उसको ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन डाउट उस पर भी है भाई। लेकिन ये तो है भाई कि सेंट्रल अथॉरिटी थी, इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन जब हुए हैं, इस तरीके से प्लानिंग हुई है, तो ऐसे ही तो होनी गई है। इतना ईजी, इतनी ज़्यादा लोगों को लेकर चलना, गवर्न करना, ऐसी ही तो बात थी नहीं। कोई ना कोई लीड करने वाला सेंट्रल अथॉरिटी पे तो हो गई, जो इतनी इंटायर कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ था। अच्छा, ये सिविलाइजेशन एंड कब हुई? बताया था ना 2600 में तो स्टार्ट हुई थी बीसी में, और 1900 में आते आते ये एंड हो गई सिविलाइजेशन। एविडेंसेस ही ऐसे मिले, और क्योंकि डिसअपियर होने लग गई ना फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, कुछ चीज़ें भी, सामान भी ऐसे होने लग गए वैनिश। अगर ये थोड़ा लेट तक चलते तो इनके सामान और भी ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहते। तो 1800 बीसी तक ना मैच्योर्ड हड़प्पन साइट्स जो थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट मानते हैं, बिल्कुल मैच्योर कल्चर जो था, अर्ली वाला नहीं, बिल्कुल मैच्योर वाला ना, लेट वाले की बात हो। ये लेट हड़प्पन कल्चर जब आया, जब ये अबैंडन हो गई, उसके बाद जो कल्चर रहे उसको छोड़ दिया गया 1800 तक आते आते। और एक्सपेंशन, पॉपुलेशन और जगह पे माइग्रेट होने लग गई, ये रीज़न माना गया। जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इधर इधर चले गए लोग। सिविलाइजेशन वाली जो साइट थी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे, और जगहों पे भी चले गए। तो इसलिए हड़प्पन साइट्स जो है वो थोड़ी डिक्लाइन सी हो गई, सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, क्योंकि फिर कहीं और गए, वहाँ के तरीके अलग हुए, सब चीज़ें अलग अलग हुई, टेक्नोलॉजी आई, अर्बनाइजेशन आई, वो तो आपको पता ही है डेवलपमेंट्स कितनी हुई। फिर 1900 बीसी में क्या हुआ, कुछ साइट्स जो थी वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के एविडेंसेस मिले कि मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आई। और जो कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें मिले उस सिविलाइजेशन के, वेट्स सील्स वगैरह, वो डिसअपियर होने लग गई कुछ जगहों पे, मतलब उस लेवल पे बची नहीं। ट्रेड वगैरह ये सब डिक्लाइन हो गया। जब लोग ही इधर उधर चले जाएंगे तो ये चीज़ें भी तो कम ही होती चली जाएंगी, फिर टाइम के साथ कुछ ख़त्म ही हो जाएंगी। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स थी वो ख़राब होती चली गई, क्वालिटी वो रही नहीं वैसी, तो वो यूज़ भी बंद हो गया उसका उस तरीके से होना। और पब्लिक स्ट्रक्चर जो लार्ज बनते थे, क्योंकि पहले तो लोग देखो, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में जैसे रहे, तो अब घर भी छोटे छोटे हो गए हैं लोगों के। पहले बड़े बड़े बहुत होते थे, उस हिसाब से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते थे। ये बाद में फिर इस हिसाब से नहीं हुए वहाँ पे। ऐसे अंत बता रही हूँ कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का। और इंडिकेशन ये भी हुई कि एक रूरल वे ऑफ लाइफ आ गई। पहले तो देखो अर्बनाइज चीज़ें थी सारी हड़प्पा कल्चर में, लेकिन फिर बाद में लोग अलग अलग जगहों पे रहे, गाँव वाली लाइफस्टाइल हो गई उनकी, जिसको लेट हड़प्पन का फीचर माना जाता है। हड़प्पा के बाद ऐसी लाइफ हो गई एकदम रूरल वाली, और उससे पहले हड़प्पा के टाइम पे कैसी थी, अर्बन वाली लाइफ थी उनकी। और जो रीज़न और रिस्पॉन्सिबल है सिविलाइजेशन के एंड होने के, वो है कुछ तो पता ही नहीं है हमें। और जो मोस्टली मान जाते हैं कि क्लाइमेट भी उस टाइम पे कुछ और था, फिर क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग भी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा, चीज़ें डिक्लाइन हुई,
डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल कट गए तो लोग और जगह दिखने लग गई, लोगों को माइग्रेट किया लोगों ने, तो साइट्स भी लोगों ने छोड़ दी। इंडस वैली अब लोग रहेंगे ही नहीं वहाँ, तो वो कैसे वो प्रिजर्व रहेंगी, चीज़ें ख़त्म ही होंगी। कई एक्सेसिव ऐसी बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, जो चीज़ें ख़राब हो गई। सिविलाइजेशन एंड होने का रीज़न इसे भी माना जाता है। और ज़्यादा यूज़ हो गया कई बार इसी चीज़ों का, कुछ साइट्स का, तो उसकी वजह से भी डिक्लाइन माना गया। और शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स भी देखो अभी यहाँ आए, कल को कहीं और शिफ्ट हो गई, कहीं और बहन लग गई, तो एक साइड जो वहाँ पे सेटलमेंट थी वो तो ख़राब हो गई, तो वो भी रीज़न माना जा सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आर्यंस आ गए थे, वो घुस गए थे इन जगहों पे, इंडिया में आर्यंस ने इन्वेड किया, इन साइट्स में इन्वेड किया, तो अपना कल्चर लेकर आए वो, तो ये वाला तो डिक्लाइन हो गई होगा। और हड़प्पन स्टेट थी जो वो एंड हुई, क्योंकि एविडेंसेस थे कि जो आर्टिफैक्ट्स थे सील्स पॉटरी वगैरह के, वो भी दिखने बंद हो गए। इन चीज़ों से पता चला कि भाई अब ये साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो चुका है, अब आ गया भाई लेट हड़प्पा पीरियड। ये देखो ये आर्यंस आए, जब आर्यंस आए 1500 BC के अराउंड में, तो ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल थे ये, अपने होमलैंड सेंट्रल एशिया को छोड़ के आए थे ये, और साउथ में नॉर्थ इंडिया में आ गए। मतलब अपने साउथ से नॉर्थ इंडिया में एंटर किया इन्होंने, अपने साउथ साइड पे सेंट्रल एशिया के साउथ में आए और नॉर्थ इंडिया में इन्होंने एंटर किया, और हड़प्पा को कॉन्कर किया, उनको हराया, और अपनी एक सोसाइटी नई इन्होंने बसाई जो आर्यन के कल्चर और इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया? कनिंगम ने किया। मैंने आपको इनका नाम बताया था ना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI था। अब इनको क्या क्या कन्फ्यूजन हुई, क्या क्या इन्होंने पता कैसे किया भाई इस सिविलाइजेशन के बारे में, वो फटाफट से आपको बता देती हूँ। देखो फटाफट करने में भी इतनी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन कंपैरेटिवली देखना लोगों ने इतने पार्ट्स बनाए हुए हैं ना इन वीडियोस के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी है। मैं लेकिन आपको इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, उसको रिपीट पे देखो, चाहे आप आराम से देखो, लेकिन कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कनिंगम जो थे अलेक्जेंडर, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिनका ये काम होता है ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेना, पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उन्होंने, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इन्होंने रिपोर्ट की कि हड़प्पन सील मिली है। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले इनको 19th सेंचुरी में, जो कनिंगम तक पहुंच गए, जैसे कि वो सील। लेकिन इसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितनी पुरानी है, या क्या ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स के उनकी सिविलाइजेशन का पार्ट तो नहीं है, क्या ये अर्ली हिस्टोरिक सिटीज़ जो रही है उसका पार्ट तो नहीं है। तो इसको कन्फ्यूजन हुई पहले इन चीज़ों पर, लेकिन जब इन्होंने कंपेयर किया तो उसे पता चला कि भाई ये इससे तो बिलोंग नहीं करती, ये कुछ अलग ही है, इसके बारे में पता करो ये कहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो एक इंग्लिश मैन ने दी थी हड़प्पन सील कनिंगम को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस टाइम फ्रेम में इसको भाई मैं बिलोंग करूँ, कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, किस टाइम पीरियड की है ये सील। तब उसने सोचा कि इंडियन हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो गंगा वैली से स्टार्ट हुई फर्स्ट सिटीज़, क्या पता ये वहाँ की हो, इसने ये अज्यूम किया, कन्फ्यूज था ये। फिर इसने बोला, इसको एकदम से तो पता नहीं चला कि भाई हड़प्पा भी कुछ है, ये तो बेचारा कंफ्यूज ही था। बाद में भाई जॉन मार्शल जी ने बोला कि भाई हड़प्पा नाम की भी एक सिविलाइजेशन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है कनिंगम जी। डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर, ये जो बाद में बने ASI के डायरेक्टर जनरल, इन्होंने फिर और खुदाई करी चीज़ों की और इन्फॉर्मेशन गैदर की। दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी ने सेम सील्स, और इनको एविडेंसेस मिले, सील्स मिली इन्हें कहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, इनको भी मिली बाद में, ठीक है। और बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स 1924 में जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, इन्होंने अनाउंस कर दी डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ। और मार्शल ना पता है रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट, ऐसे हॉरिजॉन्टली ना खुदाई करवाते थे, और लेयर्स में नहीं देखते थे, जिसे स्ट्रैटोग्राफी बोलते हैं, लेयर्स को नहीं स्टडी करते थे। तो इनका ये तरीका था भाई, ये स्ट्रैटोग्राफी लेयर्स को साइड की इग्नोर कर देते, हॉरिजॉन्टली चीज़ों को देख देते थे बस ये। तो इनको जिस हिसाब से एविडेंस मिले, और ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इंडिया में वर्क करने आए थे, इनको एक्सपीरियंस भी था ग्रीस में काम करने का। दिस मीन दैट ऑल आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर, और ये है हॉरिजॉन्टली जब वो करते थे ना, तो जिस जगह पे सामान मिलते थे एक ही जगह से यूनिट से, उनको ये इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन निकाल देते थे, बोल देते थे, पब्लिश कर देते थे इन्फॉर्मेशन हैं। लेकिन लेयर्स में तो ये पढ़ते ही थे, डिफरेंट अगर जगह जगह लेयर्स पे मिले हैं तो ये कि हॉरिजॉन्टली देख के ग्रुप कर देते थे। लेकिन जब बाद में ये कनिंगम जी आए, व्हीलर आए, मिस्टर व्हीलर, उन्होंने क्या किया, लेयर्स को भी स्टडी करा, जो अलग अलग लेयर्स पे चीज़ें मिल रही है। इनका अलग भाई वो था सिस्टम इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। तो
इन्होंने जो भी कमियां रह गई थी जॉन मार्शल जी के द्वारा, इन्होंने उसको ठीक किया। और इन्होंने बोला भैया स्ट्रैटिग्राफी भी चीज़ों की, लेयर्स की भी देखो कि ऐसे ही नहीं कुछ भी ऊपर ऊपर से हॉरिजॉन्टली चीज़ें देख ली और एक साथ इकट्ठा ग्रुप कर दिया कि ये तो इसी का पार्ट है, ये है वो है। अच्छे से डिटेल में लेयर्स भी स्टडी करो चीज़ों की, ड्रेन्स की, हर जगह की, जो भी सामान जहाँ जहाँ पे मिल रहा है, और खुदाई करो तरीके से, तभी तो इन्फॉर्मेशन में टाइम के साथ ज़्यादा मिलती चली गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी करो चीज़ें, एक्सकेवेट, लेकिन स्ट्रैटिग्राफी का भी ध्यान रखो, ये व्हीलर जी ने कहा, जो बाद में आया 1944 में। अब कुछ प्रॉब्लम जो इनको मिली, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हड़प्पा में जो यूज़ होती थी उसको गैदर करने में, वो क्या थी? देखो स्क्रिप्ट तो नहीं मिली लेकिन समझ आई नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि क्या पता चला लगाएं भाई कि उस टाइम पे रिलीजन क्या फॉलो हो रहा था। कुछ कुछ चीज़ें मिली सील्स पे, जैसे पशुपतिनाथ की वो थी उस पर सील पे पिक्चर, जिससे पता चला कि ओ इनकी वर्शिप होती थी। वो बहुत फेमस सील है, उसके बारे में पता करो आप। वैसे मैंने आपको बता ही दूंगी, आपको जितना पढ़ा है उतना बहुत है, इनफ है, लेकिन फिर भी जीके बढ़ानी है तो पशुपतिनाथ सील सर्च करना, उसमें देखना क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। हड़प्पन स्क्रिप्ट हेल्पफुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। मटेरियल रिमेन्स जो भी उनको मिले हड़प्पन लाइफ के, वो एक्यूरेट तो देखो हर चीज़ पता नहीं चल पा रही, तो एक तो ये भी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी। और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होते थे, क्लॉथ, लेदर, वुड एंड रीड्स, जनरली डिकम्पोज वाइल स्टोन, बर्न, क्ले, मेटल एटसेट्रा सर्वाइव। अगर ये चीज़ें यूज़ हुई होंगी, क्लॉथ वगैरह, ये तो डिकम्पोज हो गई होंगी टाइम के साथ, हमें क्या पता ये भी यूज़ हुई हैं या नहीं। स्टोन वगैरह जो दिख गए, बच गए, तो हम कह रहे हैं ये यूज़ होते थे, क्या पता ये सब चीज़ें भी हो। तो ये तो प्रॉब्लम फेस की उन्होंने, ये नहीं पता कर पाए कि उस टाइम पे क्या क्लॉथ वो यूज़ कर रहे थे। और पॉटरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह तो चलो जो दिख गए वो अवेलेबल है एविडेंसेस। और आर्टिफैक्ट जो बिगिनिंग में थे वो तो चलो कुछ ऐसे ही डीके हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से क्लासीफाई कर लिया भाई ये इस टाइम का, ये इस टाइम का, टेक्नोलॉजीज कुछ यूज़ करके। प्रॉब्लम्स तो इनको आई, बेचारों के पास प्रॉपर एविडेंसेस तो थे नहीं। शामन्स, और ये क्या थे शामन्स? मैन और वुमन को बोला जाता था जिनको मैजिकल और हीलिंग पावर्स थी, जिनके पास, और कम्युनिकेट कर सकते थे अदर वर्ल्ड से। जैसे अब होते हैं ना भाई टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब अब के टाइम में जो होते हैं, उस टाइम पे कौन होते थे? शामन्स, जिनको बोला जाता है इन पे बड़ी मैजिकल क्वालिटीज़ है, जो और अलग वर्ल्ड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी रेलेवेंस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और दूसरी एक और कॉम्प्लिकेशन थी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे ना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आर्टिफिकेट है जो भी इन्हें चीज़ें मिली है, क्या ये टूल है कोई, या कोई इनकी ज्वेलरी है, या दोनों ही है, या फिर किसी रिचुअल में यूज़ होते हैं। क्योंकि भाई कैसे ही बता दें, वो भी कन्फ्यूजन आई, ये प्रॉब्लम रही। क्वेश्चन आ सकता है ना क्या क्या प्रॉब्लम रही, तो उसका ये आंसर है। और अंडरस्टैंडिंग हुई, इनको समझने में प्रॉब्लम आई, अंडरस्टैंडिंग में किस चीज़ को समझने में कि ये आर्टिफैक्ट का यूज़ क्या है। शेप ऐसी बनी हुई है कि सजा लें गले में, या किसी चीज़ को काटने में काम आए, या कैसे यूज़ करें। मतलब कुछ स्टोन ब्लेड्स थे, पॉट्स थे, सबकी कन्फ्यूजन रही कि भाई चलो मिल गए हैं ये सामान, लेकिन क्या यूज़ हो रहा था एग्जैक्टली वो नहीं पता चल पाया। और कई चीज़ें इनको मिली हाउस में, ड्रेन में, कि क्या चूल्हा यूज़ होता था, कैसे होता था। मतलब एविडेंसेस मिले कुछ कुछ चीज़ों के, तो जो एक्यूरेटली बता दिए, लेकिन कुछ उन्हें कंफ्यूज किया। ये देखो प्रीस्ट किंग की पिक्चर, मदर गॉडेस, पशुपतिनाथ, सील्स पे बनी हुई चीज़ें, बहुत सारे एविडेंसेस हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, अभी भी स्टडी चल रही है इन पे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या रिलीजन यूज़ होता था। देखो एक तो हमें पशुपतिनाथ वाली सील जो है, मतलब जो शिव जी की सील, ये देखो प्रोटो शिवा सील मिली, इससे पता चला कि शिव जी की पूजा होती थी, इस तरीके से बने हुए थे। देखो जो अब के टाइम में हम शिव जी को पूछते हैं, वो सील पे वो सेम सिमिलर से ड्राइंग दिखी, जो अब आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि वो शिव जी की प्रोटोटाइप है ये। तो उस टाइम पे ये रिलीजियस वर्शिप थी लोगों की, और ब्यूरियल होता था, जलाया नहीं जाता था। ये एक वो है, और जला दिया होगा अगर तो क्या ही एविडेंस होगा उसका। तो दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम द नोन टू अननोन, दैट इज़ फ्रॉम। हाँ यार, आर्कियोलॉजिस्ट तो बेचारे प्रेजेंट से पास्ट में यही करते रहते कि कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो हम किसी फैक्ट को प्रूव कर दे कि ये दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ नॉट एन अजम्पशन। और आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस इससे अज्यूम करी सील्स से। कुछ पॉट्स मिले, बीड्स मिली, ग्रेव्स के साइड, ग्रेव्स के पास जो चीज़ें मिली, कैसे दफनाया जाता था, क्या प्रैक्टिसेस रिचुअल्स होते, ग्रेट बाथ के बारे में पता चला, क्या पता ये रिचुअल बाथ के लिए यूज़ होता हो। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ना। और कॉटन ड्रेसेस के भी कुछ ट्रेसेस मिले जो कि सील्स पे बने हुए थे, कि इस तरीके
के डिज़ाइन बने हुए हैं कि ये यूज़ होता होगा। ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पता चला, ये देखो मदर गॉडेस ने कैसे ज्वेलरी सी पहन रखी है, कपड़े भी जिस हिसाब से बने, तो उस टाइप पे लोग जो इमेजिन करते होंगे, जो पहनते होंगे, उसी तरीके से गॉडेसों के भी मानते होंगे वो। तो वही चीज़ें देख के बताया कि कैसे रहते थे लोग। प्लांट मोटिव्स, प्रैक्टिसेस ऑफ नेचर वर्शिप। अब प्लांट मोटिव से ये पता चला कि जो नेचर है उसकी भी वर्शिप करते थे लोग। जैसे अब हम सन की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे लोगों ने नेचर की वर्शिप भी थी, ये अज्यूम किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। और कुछ स्टोन्स जो थे उनसे पता चला जैसे लिंग वर्शिप होती है, लिंगा की वर्शिप, वो उस टाइम पे भी होती थी। लेकिन ये कन्फ्यूजन रही कि क्या ये गेम्स के लिए यूज़ करते थे या फिर वर्शिप करने के लिए यूज़ होते थे या फिर बोथ। ठीक है। और लिंगा एक पॉलिश स्टोन है, आपको पता है, ये शिवलिंग जिसे हम बोलते हैं वो वर्शिप ऑफ शिवा का सिंबल है, शिवजी जी का सिंबल है जिसकी वर्शिप होती है। तो उस टाइम पे भी ऐसे मिले हमें लिंग्स। और आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी प्रैक्टिसेस के बारे में पता किया कि योगिक पोस्चर हुआ हुआ मिला, सील्स पे योगा वाला पोज होता है ना, जो वैसे पोस्चर में चीज़ें दिखी। प्रोटो ऑफ शिवा दिखा, जो मैंने अभी आपको दिखा, जो मेजर हिंदू डाइटी है शिवजी जी, उसकी इमेज मिली, उनकी इमेज मिली। और एनिमल्स जो कि यूनिकॉर्न वाले, वन हॉर्न्ड वाला वो एनिमल दिखा सील्स पे, जिसको बहुत मिस्टिक माना गया क्योंकि अब के टाइम में तो वो यूनिकॉर्न दिखते नहीं है, तो बड़ा एक रिलीजियस चीज़ों से इनको जोड़ा गया। अलग अलग से क्रिएचर दिखे, जिससे बड़ी ना अलग इंफॉर्मेशन मिली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जो सील्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की। और दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो फाउंड हुए, जैसे कि फायर अल्टर्स कालीबंगन और लोथल में मिले, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, ये तो रिचुअल्स के लिए ही थे, ये इन्फॉर्मेशन मिली। दिस इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। नेक्स्ट चैप्टर पे जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, फटाफट से वीडियोज़ आने वाली हैं।